Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। लास्ट वीडियो में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन था और कई तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जैसे वॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी, नेचुरल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, ये सब हमने कंप्लीट कर दी थी। और आज हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज द कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? देखिए, डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए, अगर आप अच्छे से इसे देखोगे तो डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD फॉल शॉर्ट फ्रॉम AS। डिमांड कम है ना, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट यानी कि कमी, डिमांड की कमी होना, यानी कि व्हेन AD फॉल शॉर्ट फ्रॉम AS corresponding to full level of employment, corresponding to full level of employment, यानी कि जब full level of employment पर AD fall short from AS हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम deficient demand कहते हैं। deficient यानी कि कमी। so AD is less than AS, so it refers to a situation when AD is less than AS या AD falls short from AS, what is required at full level of employment। so ये थी आपकी AD। तो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर जो आपको AD रिक्वायर्ड है, जो AD चाहिए, ठीक है, एक्चुअल AD उससे जब लो रह जाती है तो उसे हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। सो डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन AD फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम आपके सामने आ रहा है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। यहाँ हम इनकम का लेवल लेते हैं, यहाँ AD और AS हम ले लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है जो इनकम कर्व होती है, ठीक है, जिसे हम AS कर्व भी कहते हैं, ये 45 डिग्री एंगल से पास होकर गुजरती है। 45 डिग्री एंगल लाइन कर्व इज अ AS कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इसे कहते हैं। y के इक्वल ये होती है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज द AD एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। AD एट F मैंने लिख दिया, तो ये AD एट F थी, एग्रीगेट डिमांड एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। AS आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब जो एक्चुअल AD है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका होता। अब जो एक्चुअल AD है, ठीक है, एक्चुअल जो AD है जिसे हम प्लांट AD कहते हैं, अब जो प्लांट AD है इट फॉल शॉर्ट फ्रॉम AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर AS आपका था ये, इस फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से AD रह गई आपकी लो, ठीक है, AD आपकी रह गई लो। तो ये था आपका प्लान्ड AD एट P। सो दिस रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन AD फॉल शॉर्ट फ्रॉम AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, इससे आपकी AD रह गई यहाँ पर कम पॉइंट पर रह गई आपकी। तो इसके बीच जो वर्टिकल डिफरेंस क्रिएट हुआ है E1 और F का, E1 और F का, इसे हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। क्या कहेंगे इसे हम? डेफिशिएंट डिमांड। तो ये आपकी डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है। जो वर्टिकल गैप आपका आया, मैं इसे, ठीक है, दिखा देता हूं मैं इसे डार्क करके आपके लिए। सो दिस इज डेफिशिएंट डिमांड, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। सो E1 और F, ये जो वर्टिकल डिफरेंस है, ठीक है, E1 एंड F, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये आपका डेफिशिएंट डिमांड है। ये कैसे आया? ठीक है, AD एट F में से जब हमने AD एट P यानी कि प्लांट AD को माइनस कर दिया, तो इसके बीच का जो ये वर्टिकल डिफरेंस आया EF, ठीक है, 1 को मिटा देता हूं, ठीक है। तो जो EF आपका डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये आपका डेफिशिएंट डिमांड था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कोजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। कोज क्या क्या होते हैं डेफिशिएंट डिमांड के? कोजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो डेफिशिएंट डिमांड के कोज क्या होते हैं? वेरी सिंपल, वेरी इजी है, ठीक है। आपको पता है 4 सेक्टर इकोनॉमी में, 4 सेक्टर इकोनॉमी में AD के 4 कंपोनेंट होते हैं।
C प्लस आई प्लस जी और नेट एक्सपोर्ट जिसे हम x माइनस एम कहते हैं। तो आपको अब कोजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड के लिए इस एडी के इन 4 कंपोनेंट को ध्यान रखना है एंड साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी है जिसे हम कहेंगे इनकम टैक्स, द लेवल ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो 1 2 3 इन्हें सेपरेट ले लेंगे तो 4 5 एंड 6। तो 6 कोज हैं आपके डेफिशिएंसी ऑफ एडी के। तो सबसे पहला होता है, ठीक है, सबसे पहला होता है रिडक्शन इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो भाई जब लोग अपनी एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे कम करने शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो एडिशनल इनकम आती है जब लोग उसे सेव ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और खर्चा कम करना शुरू कर देते हैं, तो इससे कंजप्शन डाउन चली जाती है, डिमांड आपकी गिर जाती है। ठीक है, उस डिमांड को गिरने के कारण जो एडी है वो आपकी फॉल शॉर्ट रह जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा होता क्या है कि भाई कि रिडक्शन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन लोग कम करना शुरू कर दिया, तो वही कंजप्शन आफ्टर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के बाद लोग खर्च थोड़ी नहीं कर सकते भाई, एडिशनल इनकम को वो फिर सेव करना शुरू कर देते हैं। तो जब एमपीएफ सेविंग आपकी इंक्रीज हो जाती है, कंजप्शन आपकी डिक्रीज हो जाती है, तो फिर इससे डिमांड में कमी आना शुरू हो जाती है। तो जब आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि जो सी है जिसे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जब लोग अपनी कंजप्शन में कमी करना शुरू कर देते हैं तो इसे होता क्या है, एडी आपकी कम हो जाती है। फर्स्ट रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड का सी। सेकंड रीजन है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेकंड रीजन क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन करता है भाई, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर प्लांट करता है फॉर द लेसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को घटा देता है, इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है, प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है, जो लेबर होती है उन्हें रिड्यूस करना शुरू कर देता है, उन्हें काम से हटाना शुरू कर देता है, इन्वेस्टमेंट कम कर देता है, तो इससे भी डिमांड में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो डिमांड का एक कंपोनेंट है, एडी का एक कंपोनेंट है। भाई अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्यों डिमांड में कमी आएगी, क्योंकि बेटे इन्वेस्टमेंट घटने से इनकम घटती है और इनकम घटने से लोग कंजप्शन कम कर देते हैं और कंजप्शन कम होगी तो एडी का लेवल डेफिनेटली गिरेगा। इन्वेस्टमेंट में और इनकम में सीधा संबंध है, ये हमने प्रीवियस लेसन में आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में सीधा बताया था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमने आपको बोला था, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट घटती है तो इनकम भी घटती है और इनकम घटती है तो लोग कंजप्शन करना कम कर देते हैं जिससे एडी का लेवल आपका गिर जाएगा। थर्ड कंपोनेंट है जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट भी अपने खर्चों को कम कर देती है, तो गवर्नमेंट भी अपने खर्चों को, गवर्नमेंट दो तरह के खर्चे करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के एंटरप्राइज भी चलते हैं और गवर्नमेंट जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो डिमांड भी करती है। ठीक है, तो इस वजह से जब गवर्नमेंट भी अपने खर्चे घटा देती है, गवर्नमेंट भी अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, तो इससे एडी का लेवल गिर जाता है। नेक्स्ट देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन दोनों को अलग अलग आपको काउंट करना है। तो थर्ड रीजन था जी, फोर्थ रीजन है आपका एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट्स में कमी आती है, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट रेफर्स टू व्हेन द फॉरेन पीपल मेड एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब फॉरेन पीपल हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट हम कहते हैं। हमने बाहर माल बेच दिया, दूसरे विदेश लोग उसे ले गए, यानी कि विदेशी लोगों ने हमारे गुड्स पर कंजप्शन किया है, हमारे गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया है। तो जब हमारे एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाए, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए, तो इससे भी डिमांड घट जाती है। एक्सपोर्ट के घटने का मतलब है कि जो डिमांड है फॉर द आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन डिक्रीज्ड। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो विदेशों में है वो घटती जा रही है, जिसके कारण एक्सपोर्ट आपके कम होते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट कम होंगे तो बेटे प्रोडक्शन कम करेगा प्रोड्यूसर, नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, कंजप्शन कम होगी, डिमांड आपकी अल्टीमेटली रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो जब एक्सपोर्ट आपके घटने शुरू हो जाएं तो इससे भी एडी का लेवल गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो इनकम होती है वो गिरने लग जाती है लोगों की। ठीक है, तो इस कारण भी जो है एडी रिड्यूस्ड हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इंपोर्ट। इंपोर्ट में उल्टा हो जाएगा इंक्रीज इन इंपोर्ट। व्हाट इज इंपोर्ट? सबसे पहले तो इंपोर्ट होते क्या है, इंपोर्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड ऑन द फॉरेन गुड्स, यानी कि आप अब अपने खुद के घर के गुड्स को यूज ना करके
फॉरेन गुड्स को यूज कर रहे हो, आपने जो इंडिया में पैसा जनरेट किया है उसे आप भारत के बाहर भेज रहे हो। जब भारत का पैसा भारत के बाहर चला जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी से बाहर हो जाएगा, ठीक है, उसका विड्रॉल हो जाएगा इंडिया से बाहर, तो अब इंडिया में बिलोंग नहीं करता वो पैसा, दूसरे देश में चला गया वो पैसा। इंडिया में खर्च करते तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम और इकोनॉमी चलती रहती, बट आपने इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट आपके इंक्रीज हुए हैं, जिसके कारण आपकी ईडी कम हो जाएगी क्योंकि आपका पैसा बाहर चला जाएगा, देश के लोगों की इनकम गिर जाएगी, जिससे डिमांड भी हम कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब इंपोर्ट्स आपके इंक्रीज होते हैं, व्हेन इंपोर्ट्स आर इंक्रीज, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेन गुड्स हैज बीन इंक्रीज, फॉरेन गुड्स पर आप ज्यादा डिपेंड कर रहे हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आप कम डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अपना पैसा दूसरे देशों के बाहर भेज रहे हो, देश के अंदर पैसा रहता तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम जनरेट हो जाती, ठीक है, और इकोनॉमी चलती रहती। तो जब आप दूसरे विदेशी गुड्स पर खर्चा करना शुरू कर देते हो तो भी हमारी एडी का लेवल गिर जाता है। और लास्ट पॉइंट है इनकम टैक्स का लेवल। भाई रेज इन द इनकम टैक्स, व्हेन इनकम टैक्स इज इंक्रीज, 6 पॉइंट है आपका इंक्रीज इन इनकम टैक्स। तो भाई सोच के देखिए, जब इनकम टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट, और अब जैसे कोरोना काल आया हुआ है तो इसमें भाई टैक्स वगैरह काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, चालान वगैरह काट रही है भाई गवर्नमेंट, जिसके मास्क वगैरह नहीं है। तो जैसे ही इनकम टैक्स का लेवल बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में कमी आ जाती है। मान लीजिए पहले 5% टैक्स था तो 5 रुपये आपका जा रहा था गवर्नमेंट के पास, अब 10% है तो 10 चला जाएगा। तो पहले जिस 5 रुपये को आप खर्च करते हैं, अब वो 5 रुपये तो गवर्नमेंट के पास चला गया, आपने खर्च किया ही नहीं, आपने खर्च किया ही नहीं, सामने को कमाने का मौका ही नहीं मिला सामने वाले लोगों को, ठीक है। तो इससे जो डिमांड का लेवल है वो गिर जाएगा, बिकॉज पीपल की जो परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो जब इनकम टैक्स आप इंक्रीज कर देते हो, इनकम टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं तो इससे डिमांड का लेवल भी आपका गिर जाता है, क्योंकि लोग की परचेजिंग पावर कम होती है, जिससे लोग लेस डिमांड करते हैं। तो बेटा ये था आपका डेफिशिएंट डिमांड और इसके कोज, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर एडी एएस से कम हो जाते हैं तो उसे हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। ये मैंने देखिए करा दिया आपको, ठीक है। एक एएस कर्व बना लीजिए, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्लांट एडी आपकी कम रह गई, तो जो वर्टिकल डिफरेंस क्रिएट हुआ दैट इज अ डेफिशिएंट डिमांड, ये डेफिशिएंट डिमांड था। अब क्वेश्चन आता है भाई डेफिशिएंट डिमांड के रीजन क्या है, कोज क्या है? तो भाई डेफिशिएंट डिमांड का पहला कोज है रिडक्शन इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर है रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट्स, फिर है इंक्रीज इन द इंपोर्ट, और लास्ट है आपका इंक्रीज इन द इनकम टैक्स। तो इन सब रीजन के कारण आपकी डिमांड कम रह जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसीक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडी। कंसीक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, कि जब डिमांड आपकी एडी आपकी फॉल शॉर्ट हो जाए तो उसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे। देखिए जब भी कोई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से हट जाती है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाती तो उसके काफी दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो हमें देखने हैं यहाँ कंसीक्वेंस ऑफ एडी, डेफिशिएंसी ऑफ एडी। जब एडी फॉल शॉर्ट रह जाए फ्रॉम एएस से करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो उसे हम डेफिशिएंसी ऑफ एडी कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। उसके परिणाम क्या क्या निकल सकते हैं? सबसे पहले देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेसन के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम दो तरीके से निकल सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर और अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए आपकी कैपेसिटी $10 बिलियन आउटपुट जनरेट करने की फुल एम्प्लॉयमेंट से, लेकिन डिमांड की कमी के कारण आप केवल $8 बिलियन जनरेट कर पाते हो, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। तो होगा क्या, बेसिकली इकोनॉमी को जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, वो अचीव हो जाएगा। एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ना रहकर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रह जाएगी। उस इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी रहेगी, वहां रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, देयर इज अ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन वहां पर आपका रहेगा, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम देखिए कैसा बनता है, डेफिशिएंट डिमांड की तरह बनेगा, बस ये मोर लेबल्ड डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। मोर लेबल यानी कि यहाँ हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड कराकर देनी पड़ेगी। देखिए दिस इज द लेवल ऑफ इनकम, दिस इज एडी एज वेल एज एएस, ठीक है। आपको पता है 45 डिग्री एंगल से लाइन जो पास होते हैं उसे हम एएस कर्व कहते हैं, जिसे हम वाई से भी डिनोट करते हैं। ये आपका था एडी एट एफ, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ठीक है। ये था आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर। ये था आपका आउटपुट, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट था ये आपका ON। तो ON था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट
इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट था, ये आपका ये वाला होना चाहिए था। अब बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडी की कमी के कारण प्लांट एडी जो थी वो आपकी कम रह गई, तो इक्विलिब्रियम आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पर ना मिलकर अंडर एम्प्लॉयमेंट पर मिला, ठीक है। तो अब आपका जो इक्विलिब्रियम आउटपुट था वो आपका रह गया ओके। तो ओके इज लेस देन ओ एन, तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट रहता ओ एन। दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता। बट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडी आपका जो एक्चुअल आउटपुट आया वो केवल ओके लेवल आया, यानी कि जो आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, पोटेंशियल आउटपुट था, जिसकी क्षमता थी, पोटेंशियल आउटपुट थी, वो प्रोड्यूस ना होकर जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपका लो रह गया, ठीक है, क्योंकि डिमांड की कमी के कारण। तो पहला कॉन्सिक्वेंस आपका ये निकल कर आता है भाई कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें अचीव होता है। ये थी आपकी डेफिशिएंट डिमांड। इस डेफिशिएंट डिमांड के कारण आपको ओ एन आउटपुट अचीव ना होकर ओके आउटपुट अचीव हुआ, जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट आउटपुट था, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम रह गया। फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से क्या रह गया, कम रह गया। तो आपको ये वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। ओएन आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम आउटपुट था फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो ये है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस आपका निकल कर आया डेफिशिएंट डिमांड का। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस देखिए, डिफ्लेशनरी गैप। तो डेफिशिएंट डिमांड जो होती है वो कंट्री के ऊपर डिफ्लेशनरी प्रेशर या डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है। बेटे डिफ्लेशन समझते हैं, मंदी का दौर। भाई डिमांड बहुत कम है, लोग परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं, बेटे परचेज नहीं कर पा रहे, उनके पास क्षमता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, परचेज करेगा ही नहीं, तो प्रोड्यूसर को अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्राइस को डाउन करते चला जाएगा बेचारा प्रोड्यूसर, जिससे डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी बेटे। और उस डिफ्लेशन की सिचुएशन से क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। इस डिफ्लेशनरी गैप के कारण लगातार मंदी आती चली जाएगी, और जो प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी कि इन्वेस्ट करने की जो प्रेरणा होती है, जो लगन होती है, उसे हर्ट यानी कि धक्का लगेगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज हर्ट। तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट जब उसकी हर्ट होगी, तो नेक्स्ट टाइम ही विल मेक अ लो इन्वेस्टमेंट। भाई आपको धक्का लग गया कि इकोनॉमी में डिमांड तो है ही नहीं, तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट को हर्ट यानी धक्का पहुंचेगा, आप नेक्स्ट टाइम लो इन्वेस्टमेंट करोगे। लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट, लो आउटपुट लीड्स टू लो इनकम, लो इनकम लीड्स टू अगेन लो डिमांड। तो एडी बेटे लो एडी से शुरू होकर लो एडी पर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप के कारण, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड के कारण डिफ्लेशनरी गैप पैदा हुआ, गुड्स सर्विसेज बिक ही नहीं रही थी, तो प्रोड्यूसर को लगातार प्राइस कम करने पड़े, डिफ्लेशनरी गैप पैदा हुआ, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट हर्ट हुई, जिसके कारण लो इन्वेस्टमेंट रही, लो आउटपुट आया, लो इनकम आया। लो इनकम है तो वो कंजप्शन भी लो करेंगे, यानी डिमांड भी आपकी लो रहेगी। तो एवरीथिंग इज लो इन द इकोनॉमी। और जब एवरीथिंग लो रहता है, सब कुछ कम रहता है, लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो आउटपुट, तो उसे हम कहते हैं लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो जो इकोनॉमी है वो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस कर रह जाएगी। तो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप यहां पर क्रिएट हो जाएगा बेटे, ठीक है। और उस लो इक्विलिब्रियम ट्रैप के कारण जो इकोनॉमी है वो अपने आप को बड़ी मुसीबत में पाएगी। अब इस डिफ्लेशनरी गैप को आपको डायग्राम के थ्रू शो करना है, जो कि बिल्कुल आसान है। जो आपने डेफिशिएंट डिमांड दिखाया, डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप, नथिंग। जो डेफिशिएंट डिमांड है वही आपका डिफ्लेशनरी गैप के इक्वल होता है। तो ये इजीली आपका बन जाएगा, आप बनाइए जितना ज्यादा हो सके इसे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। एस इज इक्वल टू वाई आपका हो गया, ये आपकी थी प्लान्ड एडी, ठीक, सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट की एडी थी, ठीक है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता, लेकिन आपकी जो एक्चुअल एडी है इट फॉल शॉर्ट फ्रॉम एएस, जिसके कारण एक गैप क्रिएट हुआ, एक वर्टिकल गैप क्रिएट हुआ ईएफ का, और इस ईएफ को हमने नाम दिया था डेफिशिएंट डिमांड का। और मैं यहां लिख देता हूं डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। तो जो ईएफ आपका डेफिशिएंट डिमांड है, यही आपका डिफ्लेशनरी गैप भी है। तो डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम भी सेम है, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम वेल लेबल्ड होना चाहिए, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराकर देनी है कि ये ई फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट होता ओएन, और ये ओके जो होता वो अंडर एम्प्लॉयमेंट आउटपुट रहता। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये डिफ्लेशनरी गैप है। ये दो कॉन्सिक्वेंस निकल कर आए। थर्ड देखिए, अनडिजायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर।
तो बिकॉज ऑफ बेटे डेफिशिएंट डिमांड की कमी के चलते जो प्रोड्यूसर है वो अपने स्टॉक को क्लियर करने में, सारे माल को बेचने में तकलीफ महसूस करेगा, उसका माल बिक नहीं पाएगा क्योंकि जो डिमांड है लोगों की वो काफ़ी डेफिशिएंट है, वो काफ़ी कम है। ठीक है, डिमांड बहुत कम कर रहे हैं लोग, जिसके कारण जो प्रोड्यूसर का सरप्लस आउटपुट है वो बच जाएगा, वो बिकने से रह जाएगा, और उस सरप्लस आउटपुट जब नहीं बिक पाएगा तो प्रोड्यूसर विल सफर ए लॉस, प्रोड्यूसर को बेटे लॉस पहुंचेगा। ठीक है, अनडिजायर्ड स्टॉक आपका रह जाएगा, और अनडिजायर्ड स्टॉक जब रहेगा तो फिर इकोनॉमी में बेटे प्राइस क्रैश आना शुरू होगा, प्राइस आपके गिरते चले जाएंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर नेक्स्ट टाइम और लोअर आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि भाई इकोनॉमी के अंदर अनडिजायर्ड स्टॉक आ जाएगा, उस अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करने में प्रोड्यूसर को काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी मुश्किलें महसूस होगी। फोर्थ कॉन्सिक्वेंस देखिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो बेटे डिमांड या कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही सिचुएशन में लॉस ऑफ प्रोड्यूसर का ही होता है। ठीक है, यहाँ डिमांड कम रह गई, ए डिफॉल्ट शॉर्ट हो गया फ्रॉम एएस से। ठीक है, तो क्योंकि एडी कम है, एएस ज्यादा बेटे, तो पर एएस ज्यादा रहने के कारण प्रोड्यूसर जो है वो अनडिजायर्ड स्टॉक आएगा। ठीक है, उस अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर ना कर पाने के कारण उसे लॉस होगा बेटे, और उस अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से प्राइस क्रैश आना शुरू हो जाएगा, देश के अंदर आउटपुट जो है वो गिरने शुरू हो जाएंगे बेटे। ठीक है, इट लीड्स टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के प्राइस के, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस गिरते हैं तो लॉस प्रोड्यूसर को ही होता है, और साथ ही साथ बेटे वो अनडिजायर्ड स्टॉक बिकने से रह जाएगा। ठीक है, जिसके कारण प्रोड्यूसर को लॉस होगा, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये चार आपके कॉन्सिक्वेंस होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एडी के। पहला कॉन्सिक्वेंस है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। भाई जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो आपको अचीव ना होकर अंडर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि डेफिशिएंट एडी है। फिर डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा बेटे, लगातार प्राइस गिरते चले जाएंगे, जिसके कारण लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्रिएट हो जाएगा और इकोनॉमी लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसती चली जाएगी। ठीक है, फिर है अनडिजायर्ड स्टॉक। भाई डिमांड कम होने के कारण जो काफी स्टॉक है वो रह जाएगा, प्रोड्यूसर का बिक नहीं पाएगा, जिसके कारण प्रोड्यूसर को लॉस भी होगा बेटे, और इस अनडिजायर्ड स्टॉक के चलते ही फोर कॉन्सिक्वेंस यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर बेटे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।